20-25% लोग की एक एप्लीकेशन जाती है कि वी नीड अ राइट टू रिकॉल, देन द गवर्नमेंट विल कम विथ अ राइट टू रिकॉल ऑप्शन, यस और नो। यदि वो यस पास हो जाता है तो द रिकॉल राइट ऑफ रिकॉल हैज बीन पास्ड, द प्रेसिडेंट हैव टू स्टेप डाउन और न्यू इलेक्शन हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस वोट लाना पड़ता है, हमसे नहीं पूछा जाता। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं, लेकिन पंचायत में राइट टू रिकॉल है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार एक महिला पंचायत की सरपंच महिला को, क्योंकि वो सरपंच तो थी लेकिन उनका पति सरपंची देखता था, सरपंच पति सरपंच पुत्र, ये नया नया स्कीम हमारे देश में चलती है। महिला सीट हो गई, सरपंच आपकी माँ को बना दिए, माँ कहाँ जाने, तो सरपंच पति, पंचायत सीरीज में यही था, सरपंच पति। फिर कलेक्टर ने डांटा था कि जो भी हो कम से कम वो औरत को थोड़ा तुम स्किल तो दो, यदि वो झंडा फहराएगी तो 3 औरतें वहां जाके प्राइड फील करेंगी, क्या पता उनमें से एक पढ़ के IT सेक्टर ही ज्वाइन कर ले, मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेट ना बने, इंस्टिल अ कॉन्फिडेंस टू द वुमेन्स ऑफ योर रूरल एरिया। तो राइट टू रिकॉल में ऐसा यूज किया जाता है। तो राइट टू रिकॉल यहाँ पे राइट टू रिकॉल नहीं है, लेकिन नोटा एक टाइप ऑफ एक न्यू डायमेंशन टू द गुड गवर्नेंस दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अब जो हमारे यहाँ पे हैं, वहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी हैं, और लोकसभा राज्यसभा भी रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन से ही चलती है। यदि मान लीजिए महाराष्ट्र बड़ा है तो उसकी राज्यसभा सीटें भी ज्यादा है, उसकी लोकसभा सीटें भी ज्यादा है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यूपी की है, प्रधानमंत्री यूपी ही बनाता है, क्योंकि बहुमत यदि 100 में 50 की आनी है और 30 सीटें यूपी से ही हैं, जो यूपी जीत लिया उसको तो 20 और चाहिए, 28 स्टेट से 20 सीटें आ जाएंगी कहीं ना कहीं, तो यूपी बनाता है, एकदम सत्य बात है, ठीक है। तो हर जगह पॉपुलेशन का खेल है। इस पॉपुलेशन में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, SC ST, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, क्योंकि हमको डर था, अंबेडकर जी को डर था या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स को डर था कि दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सोसाइटी, तो दे विल बी इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द ब्यूरोक्रेसी, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन प्रोफेसर्स, इन से लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। इसलिए हमने बोला कि या तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट कर लें या तो हम रिजर्व सीट कर लें। इसकी भी एक कहानी हिस्ट्री में है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में क्या किया गया, पहली बार इलेक्शन दिया गया इंडिया में, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की एक बहुत बड़ी कहानी है जो 1909 में दे दी गई। बहुत दिनों से मांग रहे थे हमारे मॉडरेट लीडर्स, प्रेयर, पेटिशन और प्ली, 3 P's ऑफ मॉडरेट्स। इसलिए तो लड़ाई हुई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिज्म में। मॉडरेट लोग थे जो हमारे दादा दादी थे, प्रेयर कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं, पेटिशन साइन कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा लाना चाहिए, ऐसा लाना चाहिए। कुछ नए यंग लोग थे, बोले इनसे कुछ नहीं होगा, बाल पाल पाल, लाल बाल पाल, वो एक्सट्रीमिस्ट थे इन आइडियाज, इन सबसे नहीं होगा, भीख नहीं मांगेंगे, छीन के लेंगे। कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गए तो वो रिवॉल्यूशनरीज हो गए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह साहब। तो मॉडरेट, एक्सट्रीम, रिवॉल्यूशनरीज, उधम सिंह जो पिक्चर आई। तो अल्टीमेटली देखिएगा उनकी आइडियोलॉजीज एक ही थी, देश को आजाद दिलाना, तरीके अलग थे, और सभी का योगदान इक्वल है। आप नहीं कह सकते कि किसी के पास गांधी जी हैं, जितना गांधी जी का है उतना ही एक वुमेन्स के ग्रुप का है, उतना ही कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टी हुआ था, ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे, यदि आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे। दांडी मार्च मिनिस्टर्स लोग नहीं चलाया था, दांडी मार्च में कॉमन पीपल जुड़े थे, नॉन कॉपरेशन में कॉमन पीपल ने साथ दिया था गवर्नमेंट का, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सभी का योगदान इक्वल है। सुभाष चंद्र, ये आपके सुभाष चंद्र बोस का भी है, इंडियन नेशनल आर्मी को हेड करना मजाक बात नहीं उस टाइम पे, सबका योगदान है। तो आप एक बैलेंस्ड आंसर लिखिए अपने आंसर में, ठीक है। बस कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन देती थी, इसलिए किससे बात करेंगे हम, आप में से कोई एक मॉनिटर बन के आए, हम दोनों बात कर लेते हैं कि भाई क्लास में क्या दिक्कत चल रही है। तो नेशनल कांग्रेस ने बस रिप्रेजेंटेशन के नाम पे सबसे बड़ी बॉडी थी, इसलिए वो एक लाइमलाइट में रही बहुत सालों तक। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म ने, या ब्रिटेन ना 2-3 पॉलिसीज यूज करती थी। पहली डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। 3 लड़कियां हैं रूममेट, एक ने दूसरे से लड़ाई करवा दी, तो जिसकी लड़ाई हुई है वो सब बात उसको कह रही है और दूसरी वाली भी उसको कह रही है। नेता कौन हुई रूम की? तीसरी लड़की।
पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल, और वो दोनों लड़कियां बात नहीं करेंगी तो तीसरा का भांडाफोड़ नहीं होगा, और मस्त वही चल रही है। ठीक है, तो एक तो डिवाइड एंड रूल कराया उन्होंने, दूसरा उन्होंने दी एक पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक। एक जगह वो कैरेट देते थे और ऊपर से स्टिक मार देते थे। उन्होंने इलेक्शन तो दे दिया हमको 1909 में, लेकिन हमको बोला इलेक्शन के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का एक जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक बॉडी के इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम खड़ा हो रहा है तो मुस्लिम रिलीजन के ही लोग उसको वोट करेंगे, और यदि मैं मुस्लिम हूं, मेरे को मुस्लिम वोट से ही मैं जीता हूं, तो मैं क्यों मंदिर की रोड बनवाऊंगा, मैं क्यों तुमको अपीज करूंगा। आज सुबह जो क्लास थी आपकी, या आपको आगे पड़ेगा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है हमारे देश में और हर जगह भी होती है। ट्रंप ने ड्रीम अमेरिका, वी आर द अमेरिकन, क्यों बाहर के लोग आके हमारे यहाँ कमा रहे हैं, इंडियन, इसी को जगाया है ना। तो लोग ने वोट किया, लोग समझे हाँ सही बात है, हमारे बड़े बड़े, हमारी सभी कंपनी के मालिक इंडियंस हो गए हैं आज की डेट में, आईटी कंपनी के, तो उसने उसी को खेला, अपीजमेंट। एक मुस्लिम आदमी को जब मुस्लिम वोट चाहिए तो मुस्लिम हिंदू को अपीज नहीं करेगा, वो जैन को अपीज नहीं करेगा, और यही रिफ्ट का सबसे बड़ा रीजन था, इसलिए 2 नेशन बन गए हमारे देश में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया ही नहीं जाता। क्यों बुलाओगे नहीं तो मतलब हमने आपको माना नहीं। ब्रिटेन ने सोचा कि हम तुमको मानते नहीं, यदि हम तुमको बैठाएंगे अपने बगल में, हमने इज्जत दे दी तुमको, सीधी सीधी बात है, तो हम इज्जत देंगे। हम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में इंडिया के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, आईएनसी को बुलाया नहीं। उस समय अंबेडकर जी ने तीनों कॉन्फ्रेंस की है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कौन वो लोग थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस की, सप्रू साहब, टीवी सप्रू साहब और अंबेडकर साहब, ये अक्सर एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। अंबेडकर जी ने उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते डिप्रेस्ड क्लास के लिए, हरिजन्स के लिए या SC STs के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कम्युनल अवार्ड आ गया। कम्युनल अवार्ड में कम्युनलिज्म, ठीक है, बांटना, तो उन्होंने क्या दिया, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए। अब मतलब दलित को दलित वोट करेगा तो दलित लीडर दलित का ही सोचेगा, मतलब हिंदू सोसाइटी भी अलग हो जाएगी। गांधी जी को ये पसंद नहीं था। गांधी जी उस समय नागपुर के पूना के यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने बोला कि इस तरह तो सोसाइटी खराब हो जाएगी। उन्होंने तो कोशिश की थी ना 1909 के बाद दोनों को साथ लाने की, खिलाफत मूवमेंट, खलीफा का इशू जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में मुस्लिम स्टेट्स हार गए, तो खलीफा जो उनके सबसे बड़े लीडर्स हुआ करते थे उनको डिसोन कर दिया गया, उसका इशू उठाया और नॉन कोऑपरेशन इशू उठाया इंडिया का, और दोनों को साथ लाके खड़ा कर दिया। तो वो हमेशा चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे। अब वो लास्ट में कोई सुन नहीं रहा तो क्या बोले, जो करना है करो, ठीक है, इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो वहां पे बैठे कि भाई सुनो, मैं जा रहा हूं, अब खाना नहीं खाऊंगा, और मैं मर गया तो फिर होगा भूकंप। ब्रिटेन भी डरते थे, अंबेडकर जी खुद डर गए, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा अपोज हो जाऊंगा सोसाइटी द्वारा यदि इनको कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली आपने साइन किया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में साइन हुआ, कांग्रेस ने बोला कि हमको बोला जाता है कि हम एलाइटिस्ट कास्ट हैं, जमींदार लैंडलॉर्ड क्लास है, हायर क्लास है, हम सबके लिए खोल देंगे। कांग्रेस अब डिप्रेस्ड क्लास को भी एंट्री देगा और उसके लीडर्स बनाएगा, और हम आपकी पढ़ाई लिखाई सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए आज की डेट में ग्रांट इन एड उनको दिए जाते हैं। ये पूना पैक्ट में था। प्लस रिजर्वेशन का फॉर्मूला वहीं पे आया कि सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो ना, 100 सीटें कांग्रेस की हैं, 40 तुम्हारी, जाओ हमारे साथ आओ, लेकिन तुम जो SC ST खड़ा होगा, डिप्रेस्ड क्लास खड़ा होगा, उसको सब वोट करेंगे। एक जनरल का भी रिप्रेजेंटेटिव तुम SC होगे। इससे वो SC ना जैन लोग के लिए भी काम करेगा, ब्राह्मण लोग के लिए काम करेगा, और अपने लोग के लिए भी काम करेगा, क्योंकि अगली बार वोट सभी से पाना है, ना कि एक कम्युनिटी से पाना है। दिस इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो डर हमेशा से था कि रिप्रेजेंटेशन एडुकेट ना रहे, तो ये कंसेप्ट 1932 में ही जन्म ले लिया था, और अल्टीमेटली पूना पैक्ट के बाद ये चीज हुई। एक क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी में, लेकिन एक्चुअली गांधी जी तो समय जेल में थे। तो वो कौन आदमी था जिसके तरफ से गांधी जी की तरफ से जो गए थे, जो साइन करके आए थे? मदन मोहन मालवीय थे क्या? गूगल में सर्च कीजिएगा एक बार, पॉज कर दो या कट कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
बनता है वही आया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आर्टिकल 330 में इसी चीज को, इसी रिजर्वेशन को, इसी रिप्रेजेंटेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया, दैट इज वेरी फंडामेंटल एंड दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड। लेकिन ये रिजर्वेशन 10 साल के लिए आया था, अभी हाल में ही 10 साल फिर बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियंस का नहीं बढ़ाया गया। तो अब एंग्लो इंडियंस की कोई सीट नहीं है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 एंग्लो इंडियंस की रिजर्व सीट्स हुआ करती थी, मतलब नॉमिनेटेड। ये लोग को इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा। 10 साल का रिजर्वेशन रिन्यू करना पड़ता है, इस बार नहीं किया मोदी जी सरकार ने, उन्होंने 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ा दिया SC ST लोगों का, ये नहीं बढ़ाया। तो अब आपके यहाँ पे 230 प्लस 1 सीट नहीं है, 230 MLA प्लस 1 एंग्लो इंडियन, अब आपके यहाँ 230 है, ठीक है। तो ये नया अमेंडमेंट है जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके पापा यूरोपियन हो, ओनली पापा यूरोपियन होने चाहिए, मम्मी इंडियन होनी चाहिए, उल्टा नहीं, ठीक है। जैसे आपके चार्ल्स मार्क कोरिया जो आपकी स्टेट असेंबली के आर्किटेक्ट रहे हैं भोपाल में, आपने पढ़ा होगा मिंटो हॉल XYZ, चार्ल्स मार्क कोरिया, ये एक एंग्लो इंडियन है। आपने एक पिक्चर में डैनी सुना होगा, डैनी बहुत फेमस एक विलन हुआ करता था, वो एंग्लो इंडियन है। वो आप नहीं देखते, इंडियन रेस का नहीं दिखता, वो ब्रीड इंडियन ब्रीड नहीं है, यूरोपियन प्लस इंडियन ब्रीड है। तो ऐसे उन लोग को, क्योंकि इलेक्शन नहीं जीत नहीं सकते थे, कितनी पॉपुलेशन है, मुश्किल से देश की 2%, कहाँ से जीतेंगे? तो इन लोग को वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और SC ST को भी इस तरह दिया गया कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट इनका करेंगे तो इनके लिए लॉ बनेंगे, इनके साथ सिंपैथी रखने वाले लोग होंगे तो लॉ भी वैसे बनेगा, ऑर्डर्स भी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी वैसे बनेंगे, तो सबका उत्थान या एम्पावरमेंट हो जाएगा। लेकिन 10 साल के लिए था, लेकिन पॉलिटिक्स से बढ़ गया। जब गवर्नमेंट को लगेगा, जब इंडियन सिटीजन्स को लगेगा कि अब वी आर इनफ मैच्योर एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग इन द सेम ग्राउंड, हटा दीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप रूटेड आप सब कास्ट को सपोर्ट करते हैं, इस पर तो डिबेट की जा सकती है। आप जितना भी जनरल लोग गाली दे दें, वो अपने ब्राह्मणिज्म को, अपने उसको सपोर्ट करते हैं, और SC ST अपने रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं सोसाइटी में तुम इज्जत नहीं दे रहे ना, गवर्नमेंट नौकरी तो मैं ही लेके जाऊंगा, और दूसरी चीज प्रमोशन भी मैं ही लूंगा, आर्टिकल 16(4)A, ठीक है। तो थोड़ा याद रखिएगा। तो आर्टिकल 330 ने लोकसभा में और 332 में लेजिस्लेटिव असेंबली में इस इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को ना होने के लिए कुछ सीटें वैसे रिजर्व कर दी। अब कितनी कहां पे हैं वो उसका लिख लेंगे, लिखिएगा। आर्टिकल 330 रिजर्व्स, देखिएगा आर्टिकल 330 रिजर्व्स सीट्स ऑफ लोकसभा, सीट्स ऑफ लोकसभा फॉर द SC and STs, ठीक है। तो आर्टिकल 30 के हिसाब से अभी तक देखो जो मैंने आपको पढ़ा, आर्टिकल 15-16 पढ़ा हमने। 15-16 क्या था? इकोनॉमिक जस्टिस थी, देखा जाए तो पढ़ाई और नौकरी। आर्टिकल 17 सोशल जस्टिस थी, अनटचेबिलिटी हटाना, ठीक है। ये क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो जो प्रियम्बल ने वादा किया था वैसा कुछ हम करते जा रहे हैं देश में। तो 330 ने पॉलिटिकल जस्टिस के नाम पे आपको बोला कि लोकसभा में जितनी सीटें होंगी उसमें रिजर्वेशन होंगे। हमको बाकी का नहीं पता, हमको तो इतना पता है, MP का जानना है। इन मध्य प्रदेश 29 लोकसभा सीट्स आर असाइंड, जितनी भी लोकसभा की सीट्स हैं उसमें 29 सीट्स किसकी हैं? मध्य प्रदेश से आती है। मतलब मध्य प्रदेश से 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, आउट ऑफ विच 10 आर रिजर्व्ड, आउट ऑफ विच 10 आर रिजर्व्ड। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करना 6-4 या 35-47। उसके बाद आपको पता है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। SC कितने? 15.6 और ST है 21.1। तो 6-4 में 6 होगा ST और 4 होगा SC, 47 होगा ST, 35 होगा वो। हम जब लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, तो आउट ऑफ विच 10 आर रिजर्व्ड, नीचे लिखिएगा 6 फॉर ST,
4 for SC, 6 for ST scheduled tribes, 4 for SCs। तो मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीट्स हैं, 10 रिजर्व्ड हैं और कितनी अनरिजर्व्ड है? 19। ठीक है, 19 में जनरल जाए, SC जाए, ST जाए, वो एक इक्वल गेम है, लेकिन 6 और 4 SC और ST ही जाएंगे। ठीक है, चलिए राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं एमपी के? 11। राज्यसभा और लोकसभा में एक अंतर होता है, लोकसभा का मेंबर हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाना जाता है, भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी, लेकिन राज्यसभा मेंबर हमेशा स्टेट से जाना जाता है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, उसका स्टेट होता है, क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, स्टेट को और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट वो लोग भेजते हैं कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में। ठीक है, और स्टेट कभी खत्म हो नहीं सकते, इसलिए राज्यसभा कभी परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, चलता रहता है, और लोकसभा डिसॉल्व होता है, पीपल्स ओपिनियन हर 5 साल में टर्म चेंज कराया जाता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए, सीधी सीधी बात, वरना एक ही बार होता तो फिर आपका तो कोई पूछता ही नहीं, एक बार हो गया 10 साल तक बैठे रहो। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इन राज्यसभा मध्य प्रदेश हैज 11 सीट्स, in Madhya Pradesh there are 11 seats in राज्यसभा, मध्य प्रदेश से 11 सीट्स हैं राज्यसभा की, and no reservation of SC and ST is provided for राज्यसभा, and no reservation for SC and ST are provided for राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितना रिजर्वेशन है? 0, सब जनरल सीट्स होती हैं। ठीक है, लोकसभा में 10 रिजर्वेशन है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं एमपीपीएससी का, या यूपीएससी में तो चलो नहीं आएगा एमपी का, एमपीपीएससी का एक सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मध्य प्रदेश? 29, 11, 40, 26। Which of the following of the options is the number of seats of Madhya Pradesh in the Parliament of India? 40। पार्लियामेंट में लोक और राज्य दोनों सभा आती हैं, 29 + 11 40 सीट। 29 देखते टिक मत मार देना, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। दोनों ही ये, यदि पूछा जाए लोकसभा में कितनी सीट्स हैं तो वो आप ऐसे ही क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ रिजर्वेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन लोकसभा, 6, 4, 10 कुछ और, 6, 4 नहीं, टोटल 10 पूछा है, डिप्रेस्ड क्लास पूछा है। ठीक है, तो एक चीज लिख लीजिए बस, टोटल देयर आर 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, टोटल देयर आर 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिख देना 29 + 11, तो रिवाइज करते समय आपको याद रहेगा। लोकसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीट है? 29। राज्यसभा में कितनी है? 11। टोटल पार्लियामेंट में 40। 11 में से कोई रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, राज्यसभा में बस 12 नॉमिनेशंस होते हैं जो प्रेसिडेंट करता है। किस लिए करता है? ऐसे लोग जो सोशल साइंस से, क्रिकेट से, आर्ट से एक अपनी एक्सपर्टाइज लेके आ सके फॉर द बेटर डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर साहब, XYZ, इन सबको राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 12 की पावर। ठीक है, और रिजर्वेशन बस लोकसभा में है 6 और 4। ST ST का आपको पॉपुलेशन रेशियो पता है। आर्टिकल 332, नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू SC और ST या ट्राइब्स के लिए अपग्रेडेशन या उनके, आर्टिकल 332 रिजर्वेशन इन द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजर्वेशन इन द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो पहला तो एमपी यूनिकैमरल है कि बाईकैमरल है? यूनिकैमरल। अगला क्वेश्चन, क्या हम बाईकैमरल इनेबल्ड हैं? हाँ हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मध्य प्रदेश कैन बी अ बाईकैमरल स्टेट। बस एक नोटिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब से, लेकिन नो सच रिकमेंडेशन हैज बीन मेड बाय द स्टेट, और अभी हम लोग विधान परिषद को लेके नहीं आए, लेकिन देयर आर स्टेट्स जहां पे विधान परिषद हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 हाउस हुआ करते थे बाईकैमरल, अब वो यूटी हो गया। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में बाईकैमरलिज्म था, अब वो 2 में बट गया, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो अब 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 2 हाउसेज हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है बाईकैमरल। ठीक है। तो कुल मिला के एमपी एक यूनिकैमरल स्टेट है जहां बस विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अच्छा, डायआर्की और बाईकैमरलिज्म में क्या अंतर होता है? डायआर्की मतलब 2 डिसीजन मेकिंग सेंटर्स, सेंटर एंड स्टेट, 3 टियर पंचायत। और बाईकैमरल मतलब जस्ट हाउस 2 या 3 होने या 1 होना। ठीक है। कुछ में डिसीजन सेंटर नहीं है। उसमें क्या है, कितना मोर डिस्कस्ड, कितना मोर डेलिबरेटेड लॉ पास होंगे। यदि एक हाउस है तो एक ही सभा ने डिसाइड किया, हो गया। दूसरी सभा एक और दिमाग लगा सकती है, लेकिन दूसरी सभा को उतना पावर नहीं दिया जाता, अनइक्वल पावर हम आगे देखेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो लिखिएगा, देयर आर 230 सीट्स इन द मध्य प्रदेश विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। There are 230 legislative assembly seat from Madhya Pradesh, ठीक है, विधानसभा, out of which Article 332 enables reservation for SC and ST. Total 82 reserved seats. Total 82 reserved seats are there in Madhya Pradesh Legislative Assembly. 230 MLA हैं अपने, मतलब 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी को बांटा गया है, तो 230 सीट्स हैं हमारी, उसमें 82 रिजर्व्ड हैं, जिसमें 35 + 47 82 ही आता है। तो नीचे लिखेगा 35 और उसके नीचे लिखेगा 47। अब आप बताइए 47 किसका है? एसटी, और 35 एससी। लिख लीजिए 35 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन 15.6 ही है एमपी में, और 47 जिसमें 21.1% ऑफ एमपीज पॉपुलेशन आर एसटी। तो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 35 और 47 ये कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। हर कुछ सालों में सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट बैठाती है, उसकी जिम्मेदारी है देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म करना, मतलब पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन और उसके प्रपोर्शन को समझते हुए देश को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना। जैसे मैं आप सबको एक चीज बताऊं एग्जांपल के लिए, हमको और आपको ना, हम ही आपको बहुत सारे डिफरेंट ग्रुपिंग में बांटा जा सकता है। लड़के लड़की एक ग्रुपिंग, नॉर्थ एमपियंस साउथ एमपियंस, ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स, दलित नॉन दलित, ठीक है, फादर इन गवर्नमेंट जॉब नॉट फादर इन गवर्नमेंट जॉब, चश्मुद्दीन एक तरफ नॉन चश्मुद्दीन एक तरफ, गोरे लोग एक तरफ सांवले लोग एक तरफ। एक ही जगह को हम बहुत सारे चीज में बांट सकते हैं। हमने इंडिया को बहुत तरीकों से बांटा है। जब यदि मैं इंडिया की पॉलिटी डिसाइड करता हूं तो इंडिया को स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बांटा है। स्टेट की पॉलिटी को एमपी को 10 डिवीजन में बांटा गया है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, 313 तहसील में बांटा गया है। स्टेट में 10 डिविजनल कमिश्नर होंगे, उनके अंदर 52 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे और तहसीलदार होंगे। तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट को बताएगा, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को बताएगा, डिवीजन इसको बताएगा आप कौन से संभाग से हैं, तो वो पॉलिटिकल डिवीजन है। जुडिशियरी में
सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल, स्टेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय। उसी एमपी को अब इस तरह बांट दिया गया, ठीक है। अब उसी एमपी को जहां 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको 230 पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन में बांटा गया इलेक्शन के लिए। इसी एमपी को यदि मैं पंचायती राज सिस्टम या डिवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ से बांटना चाहूं इसी मध्य प्रदेश को, तो मैं कैसे बांटूंगा? ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो कुल मिला के ब्लॉक पंचायत का यूनिट है और तहसील तहसीलदार का यूनिट है। दोनों को टर्मिनस हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जब मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं पंचायती टायर्स की, और जब हम बात कर रहे हैं तहसीलदार की तो तहसीलदार मतलब ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऐसे हम बहुत सारे तरीकों में एमपी को बांटे हैं। तो हमने एमपी को 230 रिप्रेजेंटेटिव्स में बांटा है। वो 230 हमारे एमएलए हैं, हमारा डिसीजन लेते हैं हर 5 साल के लिए, ठीक है। उसमें 82 रिजर्वेशन है, 35/47। ये एमएलए रिजर्वेशन SC ST के लिए 332 अलाउ करता है, ठीक है। एक और चीज लिख लीजिए, there was also a one nominated seat in the Madhya Pradesh Legislative Assembly. There was one nominated seats in the Madhya Pradesh Legislative Assembly, which was appointed by गवर्नर। गवर्नर को एक पावर थी 230 के अलावा एक आदमी को जो एंग्लो इंडियन हो उसको लेजिस्लेचर का पार्ट बना दे, जिससे वो भी डिस्कशन में पार्ट ले, डिबेट में पार्ट ले, डिसेंट में पार्ट ले और लॉ अच्छी तरह डेलिब्रेटेड डिस्कस्ड बने देश में, ठीक है। नीचे लिखिएगा, इन लोकसभा प्रेसिडेंट हैज 2 नॉमिनेशंस फॉर द एंग्लो इंडियंस। लोकसभा में 2 थे और विधानसभा में 1 थे। लोकसभा में जो 2 हैं वो प्रेसिडेंट करेगा नॉमिनेट, और यहां करेंगे गवर्नर साहब, ठीक है। इन लोकसभा द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो भैया 230+1 हो गया, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें 1 हटा दिया गया है, तो उसको लिख लेते हैं करंट अफेयर से। बट एज पर द 104th आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, आपको रटे होने चाहिए बहुत सारे। फंडामेंटल ड्यूटी किससे आया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट किससे आया, DPSP में किससे चेंज हुआ, फलान ढिकान, 105, 104, 103, 102, 101, 100, ये तो याद होने ही चाहिए। NJC बिल कौन सा था, 99th, तो ये सब आपको रटे होने चाहिए। तो ऐसे ही एक और है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 एक्सटेंडेड द 10-year रिजर्वेशन फॉर द SC and ST। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बस 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, तो 2019 में खत्म होने वाला था। देखा जाए तो 2020 1950 में वहां लोकसभा आई, मतलब 1950 में रिपब्लिक हुए हम, 60, 70, 80, 90, तो 2020 में खत्म होने वाला था। तो हमने 2019 में 104वां अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो हमने उसमें 3 चीज बढ़ानी थी, हमने 2 चीज बढ़ाई। तो थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 the reservation for SC and ST were increased for the next 10 year 2030 तक। But this amendment act is silent, कुछ नहीं बोला उसने about the Anglo-Indian nominations, about the Anglo-Indian nomination। तो अभी यदि कोई भी लोकसभा में एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन ना किया जाए तो आप अब
कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि हमारा राइट है, नहीं है राइट, कहां लिखा है संविधान में, ठीक है। तो इट वॉज साइलेंट फॉर द एंग्लो इंडियन वॉर। देयरफॉर मध्य प्रदेश डू नॉट हैव 230+1 सीट्स, 230 elected, 1 nominated. Therefore, Madhya Pradesh do not have 230+1 MLAs या seats in the legislative assembly, but only 230 elected member and no nominated member. But 230 elected member and no nominated member. 230, एक बार पढ़ लीजिए, जो भी आपको समझ नहीं आए पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। का पूछता है तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया एक तो ये है 230+1 वाला फंसा देगा, हाउ मेनी सीट्स आर नॉमिनेटेड फॉर द 1 0 2 3, तुम 1 याद है, तुम मार दोगे टिक, गलत हो जाएगा, 0 करना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, एक मैं आपको देता हूं, एक आपको होमवर्क देता हूं, ग्रुप में डालिएगा शाम तक, नहीं डालोगे तो मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप में। पहला एमपी का एंग्लो इंडियन, जो इस तरह क्वेश्चन एमपी में आते हैं, अभी तो डिप्टी स्पीकर पे आ गया था, है ना, बुकों में ही नहीं लिखा है एनसीआर उसमें लक्ष्मीकांत में, इस बार के एमपीपीएससी क्वेश्चन। तो एंग्लो इंडियन पे एक तो ये क्वेश्चन आएगा 104 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू ये। दूसरा क्वेश्चन, पहला एमपी का एंग्लो रिप्रेजेंटेटिव कौन था, और अभी लास्ट में कोई तो रहा होगा शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे, ठीक है, अब नहीं होगा, लेकिन कोई लास्ट तो इनकम्बेंट होगा, तो आप तो पहला लिखिए पहले, द फर्स्ट नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ एमपी विधानसभा, मेजर पी बर्नार्ड, मेजर पी, मेजर साहब, मेजर पी बर्नार्ड, BARNARD। तो आप देख रहे हैं नाम भी इंडियन स्टाइल का नहीं है, बर्नार्ड इज नॉट इंडियन कास्ट से रिलेटेड, समथिंग यूरोपियन, ठीक है। तो फादर का नेम कैरी कर रहे हैं जो यूरोपियन है, ना कि मदर, जेनेटिक लाइन फादर से स्टार्ट होनी चाहिए, किसी की मदर यूरोपियन है, इज नॉट कॉल्ड एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो मेजर पी बर्नार्ड हमारे एमपी के पहले एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे विधानसभा के, लिखिएगा लास्ट, और ये आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, प्लानिंग कमीशन का लास्ट चेयरमैन कौन था, किसके टाइम पे हटा, मोदी जी के टाइम पे। चेयरमैन को हमेशा कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लास्ट प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे याद रखिएगा, पहला लास्ट पे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1935 में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हु वर द फर्स्ट इनकम्बेंट ऑफ या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है एलिजे एम्फे। ये अक्सर बच्चे लोग करते हैं, गलत है। एलिजे एम्फे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला बंगाल का सुप्रीम कोर्ट बना था, 3 कोर्ट बने थे उस समय, उसका है। लेकिन मेरा सुप्रीम कोर्ट जो 35 फेडरल कोर्ट, उसका कौन है, एम हिदायतुल्लाह, तो एमपी का हाई कोर्ट के हैं, मॉरिस गायर, मॉरिस गॉयर, सुना होगा ये वर्ड आपने, ठीक है। इंडिया के इंडियन कौन थे पहले, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस, मॉरिस गॉयर तो यूरोपियन थे 1950 के बाद। कनिया साहब नहीं सुना, एजे कनिया, एजे कानिया। तो ये सब देखो लूसेंट से मिलता है, इसलिए लूसेंट जरूरी होता है। फर्स्ट लास्ट ये क्वेश्चन बनते ही हैं, ये तो आपके खराब होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो एजे कानिया, ठीक है, मॉरिस गॉयर, ठीक है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट हो गया। प्लानिंग कमीशन का बता दिया। नीति आयोग के पहले मोदी जी होंगे, और कौन होगा, ठीक है, ठीक है। अभिनव कांत क्या पोस्ट थी, अरविंद पनगरिया की क्या पोस्ट थी, क्योंकि पहला नीति आयोग था वो, तो आपको पता होना चाहिए कौन किस पोस्ट में था। चलिए, तो पहले थे मेजर पी बर्नार्ड, और अभी लास्ट में कौन रहा होगा, जबलपुर के थे, और पिछले कुछ सालों से वही बनते आ रहे हैं, क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा।
या क्या पता वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हो, जबलपुर के ही हैं, उन्हीं को हर बार बनाया जाता था, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। तो उनका नाम बताइएगा, फेमस पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, कल बताइएगा या ग्रुप में बता दीजिएगा। चलिए, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 275। आर्टिकल 330 हो गया, 332 हो गया, अब आर्टिकल 275 में भी ट्राइबल एडवांसमेंट या अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ लिखा है, लेट्स रीड दैट। पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो है क्या, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ग्रांट्स, GRANTS। लोन और ग्रांट में क्या अंतर होता है? लोन वापस उधार करना पड़ता है, लोन वापस, ग्रांट वापस नहीं करना पड़ता। ग्रांट इन एड, तुम्हारी मदद के लिए मैंने तुमको ग्रांट दिया 10,000 रुपए का, वापस मत करना। लोन है तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, सीधी बात है, ब्याज पे दिया हूं। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ SC एंड ST। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST के लिए, मान लो स्टेट में SC ST वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, तो भाई लोन नहीं, हम आपको ग्रांट देते हैं, 300 करोड़ रुपए का एक फंड आएगा आपको, और आप उससे मध्य प्रदेश में SC ST के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए स्कीम चलाइए, योजनाएं चलाइए, ठीक है। तो ये पावर आर्टिकल 275 यूनियन गवर्नमेंट को देता है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताता है कि आस्क फॉर द ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन बैठती है, मांगा जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है। पहले MP बीमार हुआ करता था, एक्स्ट्रा पैसे आते थे, ठीक है। 42% ऑफ द नेट टैक्स का जो पैसा आता है वो तो देना ही देना है, लेकिन उस 42 को कैसे बांटना है? भाई फाइनेंस कमीशन ने ये बोला है कि जो भी तुम इंडिया कमाओगे उसका 42% तुम दे देना, किसको? स्टेट्स में बांट देना। अब किस स्टेट को कितना देंगे? ठीक है, एक सेकंड, 5 मिनट में, तो किसको क्या देंगे? तो ये उस तरह बढ़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के 275, तो कभी भी आप यदि क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, ठीक है, तो एज पर द 275 आर्टिकल देयर आर द प्रोविजन फॉर द ग्रांट इन एड फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो यदि आप इस तरह लिखना चाहो, अभी तो हम आधा पढ़े, हम पूरा पढ़ेंगे। एक चीज सोचिएगा, अभी तक आपका दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आया व्हाट आर द गवर्नमेंट रोल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC एंड ST, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक वाले डाल देना, 15, 16 और ये 275। पॉलिटिकल 330, 332, ठीक है। सोशल में 17, अंत्योदय योजना, DPSP आ जाएगा वहां एक नंबर। इस तरह से ना, अभी तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ग्रुपिंग कीजिएगा तो आपके आंसर में और दूसरे के आंसर में अंतर होगा। सब एक लिस्ट बना के दे देंगे और तुम 4 डायमेंशन दोगे, सोशल, पॉलिटिकल, और लास्ट में आप बताना प्रियम्बल, तो यही तो जस्टिस बोल रहा था, तो आपका आंसर बेहतर होगा। तो आपको 2 नंबर या आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिलता है, तो आधा नंबर यदि 4 पेपर में मिल गया तो 3-4 नंबर, इतने में नायब तहसीलदार DC, और इतने में मेरिट से बाहर, 3, 4, 5, 10 नंबर में खत्म हो जाती है लिस्ट। यही करना है दोस्त, आपके आंसर में ये लेक्चर आना चाहिए। आर्टिकल 335, क्लेम्स ऑफ SC ST इन गवर्नमेंट सर्विसेज। आपने कभी मध्य प्रदेश का राजपत्र देखा है? ऐसा होता है, गैजेट ऑफ MP, ठीक है। ये किसका राजपत्र खुला है? ये पिछले लास्ट उसका वो खुला है, जब जबलपुर के एक आदमी को गवर्नर ने बनाया, तो गवर्नर ऐसा थोड़ी बना देगा, राजपत्र में लिख के आएगा मैं द गवर्नर ऑफ ये आज इस पर्टिकुलर आदमी को वो करता हूँ, तो इसमें आंसर लिखा हुआ है। तो आप ये राजपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए, तो क्लेम ऑफ SC ST इन सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं जिसकी तैयारी आप सब कर रहे हैं उसमें SC ST के रिजर्वेशन है, ठीक है, अलग से मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 335 के आसपास ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है, IAS IPS के बारे में, तो अलग से एक बार मेंशन कर दिया गया कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपका रिजर्वेशन है। बी अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन एंड अपलिफ्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पर्टिकुलर। बाकी सबकी तो करनी है इन जनरल, इन पर्टिकुलर दे विल हैव मोर ट्रस्ट ऑन यू। हमारे समाज का आदमी कलेक्टर बन के आया, इस बहाने उनका उत्थान कर दीजिए, उनको अवेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। आर्टिकल 244, प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई शेड्यूल्ड एरिया। किसके पास पावर है शेड्यूल एरिया बनाने की? प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 244,
प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई शेड्यूल्ड एरिया, ऐसा कोई एरिया जो प्रेसिडेंट को लगे जहां पे एडवांसमेंट के लिए अलग से एक रूल बनाने की जरूरत है, तो शेड्यूल एरिया घोषित कर देते हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 स्टेट्स। आर्टिकल 244 ए, कैपिटल ए, आर्टिकल 244 लिख लिया, ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया को बनाना। आर्टिकल 244 कैपिटल ए, लिखिएगा, प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई ट्राइबल एरियाज, प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई ट्राइबल एरियाज, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी है, प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देगा ट्राइबल एरिया। मध्य प्रदेश में 24 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहलाती हैं और इसी को ट्राइबल बेल्ट कहते हैं। आपका एमपीपीएससी में क्वेश्चन था, वो ट्राइबल बेल्ट क्या है, 24 डिस्ट्रिक्ट को ट्राइबल बेल्ट बोला जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट क्या करता है, अभी संविधान पढ़ रहे हैं, फिर हम नेशनल कमीशन फॉर SC/ST पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम SC/ST एक्ट के बारे में 2-4 चीजें जान लेंगे, क्योंकि वो लॉ तो आप सिलेबस में था पहले, उसका किसके लिए था, अपलिफ्टमेंट ऑफ SC/ST, ठीक है। तो 244 बोलता है शेड्यूल एरियाज बनाना और 244A बोलता है ट्राइबल एरियाज बनाना फॉर देयर, एक रेमेडियल क्लास क्यों होती है, जो बच्चे नहीं कोप अप कर पाए उनको अलग से बैठ के आराम से पढ़ाओ। तो कुल मिला के शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरियाज, मोर अपलिफ्टमेंट, मोर एडवांसमेंट, अलग से ध्यान देने के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 338, ये 2 पॉइंट के बाद हम छोड़ देंगे, आपको चिंता मत कीजिए। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC शेड्यूल कास्ट, इन दोनों पॉइंट को वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तीनों स्टार सब बना लेना। आप ट्रिपल स्टार बनाते हो ना इंपॉर्टेंट में, इसमें वीनस, अर्थ, मार्स, पूरा सोलर सिस्टम लगा देना। ये आपके यूनिट 10 में भी है और आपके सिलेबस में भी है। आर्टिकल 338 एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जिंदा करता है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिम्मेदारी शेड्यूल कास्ट की तरफ। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी, आगे जाके पता चलेगा, मतलब ये आप पे किसी प्रकार का, जैसे जज बात करता है, कोर्ट आपको बुला सकता है, आपसे इंक्वायरी ले सकता है, ये कर सकता है, इतनी पावर दी गई है इसको। क्वासी जुडिशियल वाला, अच्छा जो उस दिन का टेस्ट था, हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। लास्ट पॉइंट आर्टिकल 338 कैपिटल ए, मतलब बाद में लाया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST यूनिट 10 में है और हमारे यहाँ जिक्र हुआ है, तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे, इसकी इंडिपेंडेंस, इसका कंपोजिशन, इसका क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, बना तो दियो, इसकी सभी पावर रिकमेंडेटरी है, ये रिकमेंडेशन देता है साल में एक बार, तो क्या रिकमेंडेशन तुम मान नहीं रहे हो, उत्थान हो नहीं रहा। कभी कभी तो नेशनल कमीशन और SC/ST में मेंबर्स ही पूरे नहीं है, तुम बना ही नहीं रहे। तो ये सब चीज पढ़ेंगे तो पूरा मेंस का भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्टिकल 338 और 38A SC/ST, हम बोलते भी SC/ST हैं, तो याद रखना SC/ST है ना, 38A 15 में भी, ऐसे में हर जगह ऐसे ही आता है, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं जाते जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, वो तो पहला पॉइंट है, तुच्चा पॉइंट है, लेकिन उससे पावर डिराइव भी करे। जैसे ट्रिब्यूनल आपके संविधान में दिया हुआ है, लेकिन क्या NGT ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, NGT एक्ट लाया गया, तो ऐसा कैसे हो गया? बस मेंशन करने से नहीं होता, सिटीजनशिप में तो मेंशन है ना, सिटीजनशिप पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, एक्ट आया वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। यदि वहां से पावर डिराइव करे, जैसे हाई कोर्ट, कंपोजिशन से लेकर सब चीज वहां लिखी हुई है, CAG में लिखा हुआ है, कहां से पैसा पाएगा, कैसे पैसा पाएगा, कितने साल तक रहेगा, सब लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनिंग के अलावा पावर डेरिवेशन, कंपोजिशन, टेन्योर, XYZ ये भी संविधान में हो, देन इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे निकाला जाएगा, कहां से पैसे आएंगे, सब दिया है संविधान में, अलग से कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं। ऐसी बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कहा जाता है। तो दीज टू आर द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, 338 38A SC/ST के अपलिफ्टमेंट के लिए।
यदि मैं यहाँ पे एक शाम को 7 बजे के बाद डाउट क्लियरिंग क्लास रखूं, दिस मीन्स हमारी कोचिंग सोचती है अबाउट डाउट क्लियरेंस, इट्स इंपॉर्टेंट, जैसे रेजोनेंस फिटजी में होता है, यदि आपको पता होगा, अलग से डाउट क्लियरिंग क्लासेस रखी जाती है, एक चैम्बर बनाया जाता है, टीचर वहां बैठे रहते हैं। दिस मीन्स आपने यदि ध्यान दिया तो आपने बॉडी बनाई, तो यदि सरकार ने ध्यान दिया है तो मतलब सरकार चाहती है अपलिफ्टमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर टुवर्ड्स द अपग्रेडेशन ऑफ द SC and ST and depressed class। थैंक यू।